सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन एग्जाम। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका रेलवे एएलपी का एग्जाम 13 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेना है कि किस प्रकार के आज आपके 13 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। इससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एएलपी के एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपका बेल आइकन यानी घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सवाल है, जो स्टूडेंट एएलपी रेलवे एएलपी का एग्जाम दिए हैं उसने टेलीग्राम पे अपना अपना मैसेज डाले हैं क्वेश्चन के साथ, तो उस आधार पे हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का सवाल क्या है। आपका क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेख स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश की शासनकाल के दौरान किया गया था। तो ये बताना है कि किस वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासन के दौरान ये हुआ था। देखिए धमेख स्तूप जो है ये आपके उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल था। और ये सारनाथ जो है भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों का प्रथम उपदेश यहीं पे दिए थे। धमेख स्तूप का जो नींव है ये आपके अशोक ने 249 ईस्वी पूर्व में रखे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि जौन धर्म के तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो पालिताना मंदिर जो है ये आपके गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। देखिए जौन धर्म के तीर्थ स्थल जो है पालिताना मंदिर ये आपके गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजन पहाड़ी पर स्थित जैनियों के पवित्र तीर्थ स्थल है। और यह जो है आपके इसका मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आया था कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के काल क्रम को सही क्रम में दर्शाता है। तो ये मुगल काल का जो क्रम है वो कौन कौन से क्रम पहले कौन आया इसके बारे में दर्शाया गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले बाबर था। मुगल काल का सबसे पहले आया था बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था 1526 से 1530 ईस्वी तक। उसके बाद आया था हुमायूं जो 1530 से 1540 ईस्वी तक रहा था। और उसके बाद भी आपका फिर पुनः से हुमायूं आ गया था 1555 से 1556 तक रहा था। उसके बाद आया था अकबर। अकबर आया था उसके बाद, जो इसका शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी तक। उसके बाद आ गया था आपका जहांगीर। जहांगीर का शासन था 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। उसके बाद आया था शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल था 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। उसके बाद आया था औरंगजेब। इसका शासनकाल था 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 4 नंबर देख लेते कौन सा आया था। श्रीरंगपट्टनम में हुई चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी। तो चौथे मैसूर युद्ध जो है आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें आपका देखिए ये जो है क्वेश्चन, इसमें आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1758 से 1799 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है हत्या आपका टीपू सुल्तान को हुआ था। और टीपू सुल्तान की हत्या जो है ये आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन के खिलाफ जो मैसूर साम्राज्य के बीच जो संघर्ष हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और ये जो मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आया था आपका 5 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा काल क्रम सही है। इस घटनाओं में से सबसे क्रम में कौन सा सही है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। सैन्य विद्रोह का विभाजन चंपारण आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सबसे पहले हुआ था आपका सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन जो है ये आपका हुआ था 1905 ईस्वी में। जो आपकी चंपारण आंदोलन हुआ था आपका 1917 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 22 ईस्वी में। ठीक है, इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आया था देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन था आपका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। मनी बिल का परिभाषित कौन सा अनुच्छेद में किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 110 के धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है। तो धन विधेयक ही आपका मनी बिल है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक को मनी बिल कहा जाता है। तो ये आपका अनुच्छेद 110 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि कमल डैश का राज्य फूल था।
कमल जो है किस राज्य का राजफूल्य था? तो ये आपका है कमल जो है आपके भारत के कर्नाटक, हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर के राज्य की राजकीय पुष्प है, यानी कि तीनों का राजकीय फूल है। ठीक है, तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कर्नाटक। ये आपके तीनों में से कोई रहता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका कर्नाटक है, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक का राज्य का राजफूल है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया था? तो पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है ये आपके ऑप्शन नंबर डी से यूएसए से लिया गया था। देखिए भारत में जो है पंचवर्षीय योजना का प्रावधान रूस से लिया गया था। ठीक है, और भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे सन 1951 में भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए अब है आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि देखिए द्विसदनीय विधानसभा का क्या मतलब होता है? इस तरह से क्वेश्चन आया है कि द्विसदनीय विधानसभा का क्या मतलब होता है? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये जो है द्विसदनीय, इसका अर्थ होता है कि विधायकों को दो अलग विधानसभा में बांटा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। द्विसदनीय विधानसभा का जो तात्पर्य है ये आपके विधानसभा जो है आपके निम्न सदन से होता है, जबकि विधान परिषद जो है उच्च सदन से होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विधायकों को दो अलग विधानसभा में बांटा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति के प्रमुख कौन थे? व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति के प्रमुख कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री होते हैं। व्यापार एवं आर्थिक संबंध से समिति प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आया है आपका क्वेश्चन है आपका कि ग्रह पंथों का समान आकार क्या होता है? ग्रहों के ग्रह पंथ का समान आकार क्या होता है? तो इसका आकार जो है आपका अंडाकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, अंडाकार। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर घूमती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। तो ये आपका अंडाकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? तो गुआ खान जो है ये आपके लौह अयस्क से संबंधित है, और जो है ये आपके झारखंड में शिवभूमि जिले में स्थित है। यहाँ से आपका हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या, देखिए अगला क्वेश्चन आया था कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग डैश है। तो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है 0.0% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपके CO2 को रंगहीन एवं गंधहीन गैस है, जिसका जो है आपका सांद्रता 0.03% होता है। अगला क्वेश्चन आया था कि डैश भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। तो सबसे लंबा राजमार्ग जो है ये आपके NH-44 है। NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, और ये जो है आपका इसका पहले नाम था NH-7। यह राजमार्ग जो है आपके जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाती है, और इसकी कुल लंबाई जो है आपका 3745 किलोमीटर है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद आया था अगला क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो घास का मैदान कौन सा नहीं है इसके बारे में देख लेते हैं। तो घास का मैदान जो है ये आपका फेन जो है आपका घास का मैदान नहीं है। देखिए सवाना जो है आपका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि आपका पेयरी जो है पेयरी आपका उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। पेयरी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और स्टेपी जो है आपके यूरोप और उत्तर एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और फेन जो है फेन आपका घास का मैदान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेन घास का मैदान नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि डैश क्षेत्र जो है भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र था। तो नियोक्ता क्षेत्र कौन सा था? तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वस्त्र जो है वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ जो है देश के सबसे संगठित एवं व्यापक उद्योग था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था, देखिए अर्थशास्त्र में NDP का पूर्ण रूप क्या है? तो NDP का जो पूर्ण रूप है ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NDP का पूर्ण रूप है यह आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था कि देखिए यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीमांत उत्पादन पे जो है ना ये आपका यह औसत उत्पादन से कम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औसत उत्पादन से ये कम होता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या था।
देखिए निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है? तो विजयदशमी के नाम से जो है आपका दशहरा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। देखिए हिंदू धर्म में जो है आपके प्रसिद्ध त्योहार दशहरा को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दशहरा। चलिए अब है आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये आपके कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डैश मार्च को मनाया जाता है। तो ये आपके 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपके कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताएं। तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता के प्रथम भारतीय हो जाएंगे आपके गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, देखिए पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत जो है आपके सन 1917 में की गई थी और ये आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में यह अमेरिका के सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसे जो है आपके 1937 में पुलित्जर पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो गोविंद बिहारी लाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोविंद बिहारी लाल। अब है आपके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है तो ये देख लेते हैं। तो इसमें है आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एसीजे के न्यायालय के कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। ये आपका कथन सही नहीं है। इसका जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यायाधीश का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का नहीं होता है, यह आपके 9 वर्ष का होता है। तो ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया था आपका कि क्रिकेट में गेंदबाजी का चाइना मैन शैली के नाम से नाम रखा गया था। चाइना मैन किस नाम पे रखा गया था? तो ये थे आपके देखिए चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज का नाम था, इसी के नाम पर चाइना मैन शैली के नाम पर रखा गया था। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर से जब उंगली को बजाय कलाई से गेंद को घुमाया जाता था तो वह जो है आपके चाइना मैन गेंदबाज कहलाता है। और चाइना मैन जो है शैली ये आपके 1930 ईस्वी में चीनी मूल के वेस्ट इंडीज गेंद एलिस आर्चार्ड के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन था कि हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो अंग्रेजी और विदेशी भाषा का जो है स्थापना ये आपके 1958 में ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958। देखिए अंग्रेजी और विदेशी भाषा का जो है विश्वविद्यालय जो है आपका EFLU हैदराबाद में स्थित है और ये जो है इसका एक केंद्र विश्वविद्यालय है जो आपके अंग्रेजी और विदेशी भाषा को समर्पित है। और ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1958 ईस्वी में हैदराबाद के EFLU में उद्घाटन किया था। तो चलिए ये आपके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से किसे लेडी विद ए लैम्प के खिताब दिया गया था? तो लेडी विद लैम्प के खिताब देने वाले हो जाएगा आपका ये आपका ऑप्शन नंबर डी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन के जन्मदाता भी माना जाता है। ठीक है, और ये आपके नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प यानी कि दीपक वाली महिला के खिताब भी इन्हें दिया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे।